नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं हूं आपका होस्ट इस चैनल पर जिसका नाम है तीसरी आंख। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे महाखुलासे वाले एपिसोड। और ये श्रृंखला थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, तो काफ़ी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है इस बारे में, और मेरे हाथ में है वो इंफॉर्मेशन इस वक्त। तो हम एक एक करके इस महाखुलासे के बारे में जानेंगे कि एलियंस और यूएफओ की सच्चाई है क्या। तो आइए एक साथ मिलकर शुरू करते हैं ये महाखुलासे वाला एपिसोड तीसरी आंख के साथ। दोस्तों, 1963 में रॉबर्ट डीन, जो एक मिलिट्री ऑफिसर थे यूएसए मूल के, यूरोप में उनकी पोस्टिंग थी। नाटो में वो इंटेलिजेंस एनालिस्ट के तौर पर काम किया करते थे। और सबसे बड़ी बात उनके बारे में ये थी कि उनको कॉस्मिक टॉप सीक्रेट जो क्लियरेंस होता है वो मिला हुआ था। यानी उनको ऐसी फाइलों को देखने का, पास से देखने का पूरी तरीके से उनको परमिशन हासिल थी, एक्सेस था उनको, जो कि बड़े से बड़े लोग भी मतलब उनको नहीं ये हासिल हो पाता था, ऐसी परमिशन ग्रांटेड नहीं होती थी। तो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस समय। और उन्होंने अपने जीवन काल में जब वो कार्यरत थे उस जगह पर, उन्होंने अपना पूरा ध्यान इस और केंद्रित किया इन फाइलों पर। और उन्हें कुछ ऐसी जानकारियां उन फाइलों से हासिल हुई कि उनके पैरों तले जमीन जो खिसक चुकी थी पूरी तरीके से। और वो कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें थी, यानी मैं कहूँ तो खुलासा था, जिसके बारे में वो चाहते थे कि पूरे अमेरिका के जो लोग हैं, आम लोग जो हैं खासकर, उन लोगों तक ये बात पहुंचे, ये रहस्य का जो पर्दाफाश हो उनके सामने वो चाहते थे। लेकिन आप जानते हैं कि जब वो इस प्रकार के मिलिट्री ऑफिसर्स जो भी होते हैं, उनके मुंह पर ताला लगा दिया जाता है। उनको एक कुछ शपथ लेनी होती है कि इस तरीके के वो खुलासे जो हैं वो ना करें। लेकिन अपने रिटायरमेंट जब उनकी हो गई 1974 में मेरे ख्याल, तो उन्होंने फैसला किया कि वो किसी तरीके से इस बात का जो खुलासा है, इस बात की सच्चाई है, लोगों तक लेके आएंगे। और मैं ज़्यादा डीपली इसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये कहूँगा कि हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे उनके इंटरव्यू के, जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद रेडियो टेलीविज़न के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का जो है वो कोशिश उन्होंने करी थी उस समय। तो हालांकि ये इंटरव्यू जो है वो अंग्रेज़ी में है, तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों को थोड़ी दिक्कत हो समझने में। हालांकि इस इंटरव्यू में वो पूरी तरीके से बिल्कुल सरल इंग्लिश में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट्स में मैंने करा है। यानी ये जो इंटरव्यू का वीडियो है वो 3 भाग में है। हर भाग को चलाने से पहले मैं आपको एक आइडिया, एक अनुवाद सा कुछ बता दूंगा कि वो क्या कह रहे हैं इस वीडियो में। और इस तरीके से जो है हम भी अपनी बात आप तक सरल भाषा में पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये सब कुछ जो सिलसिला है यूएफओ और एलियंस का, इसकी क्या हकीकत है, ये क्या वाकई है या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो ज़रूरत है थोड़ा सा धैर्य रखें आप, और हमारे साथ जो है एपिसोड दर एपिसोड जो है वो पेशेंस के साथ उसको पूरी तरीके से देखें, स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कोई महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो अगर आप स्किप कर जाएं तो शायद आपको बाद की बात समझ में ना आए। खैर, तो जो पहला जो वीडियो हम देखेंगे वो उसी एक वीडियो है, इंटरव्यू, उसका एक पहला भाग है। और इस भाग में रॉबर्ट डीन जो है वो ये बोलते हैं कि हमारे पृथ्वी से संपर्क में एलियंस का मतलब जो संपर्क है वो हजारों सालों से है। यानी हम कहते हैं वी आर अलोन, और हम पूछते हैं कि आर वी अलोन। तो सच बात यह है कि वी वर नेवर अलोन, ऐसा अपने शब्दों में भी
वो बताते हैं रॉबर्टिन इस इंटरव्यू के दौरान कि वी वर नेवर अलोन। एक्चुअली हमारा संपर्क एलियन से जो है हमेशा रहा है, और ऐसी कम से कम 4 प्रजातियां हैं एलियंस की जो धरतीवासियों के संपर्क में हमेशा से रही हैं, और उनमें से एक प्रजाति ऐसी है जो हूबहू हमारे और आपके जैसे दिखती है। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि होना हो जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, मतलब जो व्हाइट हाउस है, हो सकता है कि उनके आसपास भी कोई एलियन मौजूद हो, जो कि बहुत ही डरावनी जो सिचुएशन हो सकती थी, क्योंकि है तो वो एलियंस ही। खैर, हालांकि वो इनको एलियन कहना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम जो हैं एक तरीके से हो सकता है कि एलियंस के बनाए हुए लोग ही हों, लेकिन वो बात जो है आने वाले एपिसोड्स या आने वाले इंटरव्यू में हम आपको जरूर बताएंगे कि वो कहाँ पर ये सब बताते हैं। तो इस इंटरव्यू में बस वो इस जो भाग है उसमें सिर्फ इतना कहते हैं कि वो हमारी तरह नाबालिग दिखते थे, जो एक प्रजाति थी उनमें से 4 में से, बल्कि वो उनका हाव भाव भी हमारी तरीके से होता था। तो आप देखिए ये इंटरव्यू का पहला भाग। Well, Don, it began for me in 1963 when I was assigned to the Supreme Headquarters Allied Powers in Europe. I arrived in the summer of '63 and I was assigned to the Operations Division. I was further assigned to what we call SHOC, the War Room, the Supreme Headquarters Operations Center. And at that time I was given a cosmic top secret clearance, which was and still is the highest level of security access that NATO has. When I was assigned to the War Room, I learned that a study had been initiated in 1961, and everybody was talking about it. They were gossiping about it. And the subject was UFOs, and that intrigued me a bit. When that study was concluded in 1964, and it was published, and I was still working in the War Room at that time, I had access to this document. I had a chance to read it. And having been exposed to it, I must tell you honestly that my life has never ever quite been the same. Because I read first-hand reports, verifiable NATO military material that indicated that the UFOs were not only real, but they represented something far beyond anything I had ever imagined before. When the study was concluded in '64, they concluded that there were 4 different groups apparently coming and visiting us. Out of those 4 different groups, one group looked exactly like we do, so much so that they could sit beside you in a restaurant or in an airplane or in a theater, and you'd never know. And that particular point bothered the military guys a lot. The point being that some of these people from somewhere could be walking up and down the corridors of SHAPE headquarters, or they could be walking up and down the corridors of the Pentagon. One day at lunch, a lieutenant colonel made the remark, he says, "Jesus, do you realize they could even be in the White House?" And there was a little forced laughter at that point, I remember, because a lot of us over the years have had some misgivings about the occupants of the White House. But the point I'm making is that the idea that aliens could be here. तो दोस्तों, अब इस भाग 2 वाले जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कि जब रॉबर्ट डीन रिटायर हुए तो वो एक के बाद एक खुलासे करते गए, जो भी कुछ उनको जानकारी हासिल हुई उनके काम के दौरान। इसमें वो बताते दिखते हैं कि कम से कम जो 4 प्रजातियां हमारी पृथ्वीवासियों के संपर्क में थी, वो इंटरप्लैनेटरी भी हो सकती थी, इंटरस्टेलर भी और इंटरगैलेक्टिक भी हो सकती थी। सन 1976 में रिटायरमेंट जब उनकी हो गई तो उसके बाद वो काफ़ी मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ काफ़ी मीटिंग्स वगैरह करते रहते थे, और उन मीटिंग्स के दौरान ये डिस्कशन, बहुत ही गर्मा गर्म डिस्कशन चलती थी उनकी इस बारे में, क्योंकि वो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स बड़े बड़ी रैंक के हुआ करते थे, और वो स्टार गेट सिस्टम के बारे में बात करते थे कि ये सभी कुछ जो चल रहा है, जो भी उनको जानकारी हासिल हुई है, एविडेंस जो उनको मिले हैं, उसके हिसाब से ये जो स्टारगेट प्रोग्राम है, ये कुछ मल्टी डायमेंशनल
लोग हैं, यानी जो परग्रही हैं, वो हो सकता है किसी और डायमेंशन से हम तक पहुंचते हों और किसी तरीके का कुछ सुपर सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा है इस गैलेक्सी में, या हम कहें तो इस पृथ्वी पे। और वो जो सबसे बड़ी बात उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान कही, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी, वो ये थी कि डिस्कशन के दौरान ये बात काफ़ी ऑफिसर्स ने सामने रखी कि ये जो एलियंस थे वो टाइम और मैटर को मैनिपुलेट कर सकते थे। और ये बात तो ऐसी थी कि उस वक्त के साइंटिस्ट जो थे वो भी एकदम भौचक्के और शॉक थे, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। और ये वाकई बहुत ही सर घुमाने वाली, सर को चकरा देने वाली बात थी। और इसी भाग में वो ये भी बताते दिखते हैं कि न्यूयॉर्क में उस समय के एक बहुत ही यंग डायनेमिक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो आज भी हैं और लेजेंडरी साइंटिस्ट हैं, आप भी उनका नाम जानते होंगे। जी हाँ, मिचियो काकू उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी थी हाइपर स्पेस नाम की, जिसमें 10 डायमेंशंस के बारे में बताया गया था। और कुछ आइडिया ऐसा था कि उस किताब के हिसाब से कि ऐसे कुछ डायमेंशंस हैं और ऐसी कुछ आयाम हैं जिनके थ्रू जो इंटेलिजेंस, दूसरे प्रजाति के इंटेलिजेंट जो लोग थे, यानी परग्रही जो थे, वो हमारी पृथ्वी पर आया करते थे। Was only part of the story. The shape conclusions in '64 was that there were 4 groups that we knew of. They were apparently interplanetary. Some very likely were interstellar. They even concluded that some of them could be intergalactic. When I retired in 1976, many of our military people knew at that point that we were not simply dealing with visitations from people from other planets or star systems. They had concluded by '76 that some of these visitors very well might be multidimensional in their source. The evidence that we had collected and the evidence that they had repeatedly demonstrated to us, and that's no accident. It became very clear after a time that there was a program or a process of some kind underway, that they had demonstrated over and over and over again that they apparently were able to manipulate matter and time. Now this really shook up our scientists. There are a lot of new young scientists in particle physics today who talk about multiple dimensions. There's a brilliant young professor in New York by the name of Michio Kaku, who has written a brilliant book called Hyperspace, where they talk about 10 separate dimensions. I'm not enough of a physicist to try to explain to you what a dimension is, but the idea that there could be intelligences from somewhere else, from other dimensions, coming and going into our reality. It's been quite a shake-up in traditional science. I guess I speak out openly and bluntly about this. तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट के बारे में इस इंटरव्यू के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे पहले कि हम वो अंश भी आपको दिखाएं, मैं फिर थोड़ा सा अनुवाद इस भाग के बारे में भी आपके सामने कर देता हूं कि इस भाग में रॉबर्ट डीन ये कहते हैं कि वी वर नेवर अलोन, हम कभी अकेले नहीं थे। परग्रहियों का जो संपर्क था हमारे से, पृथ्वीवासियों से, वो हजारों साल पुराना है। और जो ब्रह्मांड है उसकी हकीकत यह है कि वो इंटेलिजेंस लाइफ से भरी पड़ी है, लेकिन हम शायद अभी उस स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं कि हम पृथ्वी से निकलकर किसी और ग्रह पर बस सकें और समझ सकें कि पृथ्वी के आगे भी जहां है। और 1964 की एक स्टडी थी, शेप स्टडी, उसके अनुसार बहुत ज्यादा डाउट भी क्रिएट हुआ था सबके माइंड में कि क्या एलियंस कभी पृथ्वीवासी पर हमला भी कर सकते हैं, क्या वो इतने एग्रेसिव लोग हो सकते हैं कि वो पृथ्वी को तबाह कर दें और
हम पर हमला कर पृथ्वी को जो है वो कब्जा कर ले पृथ्वी पर, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी काफ़ी जो डाउट्स थे वो काफ़ी लोगों के माइंड में उस वक्त थे, और एक स्टडी के दौरान उस समय सभी ने ये बात सामने रखी थी। और आगे रॉबर्ट डीन जो है वो इस बात को बिल्कुल ही नकार देते हैं कि एलियंस हम पर हमला कर सकते हैं या पृथ्वी पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो कब का हो चुका होता। हजारों सालों से परग्रही आखिर ऐसा क्यों नहीं कर पाए, जबकि वो हमसे शक्तिशाली और एडवांस हैं। और एक शोध और हिस्टोरिकल जो एविडेंस है उसके आधार पर ही मिस्टर रॉबर्ट डीन जो है वो ये बताते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं रिश्ता बहुत गहरा है इन एलियंस से, और हो सकता है कि हमारे क्रिएशन यानी मनुष्य के क्रिएशन में भी एलियंस का बहुत बड़ा हाथ हो, या बल्कि उन्हीं का हाथ हो। आगे वो कहते हैं कि जो एलियन शब्द है वो भी शायद बेमानी होगा, क्योंकि अगर ये सच्चाई है कि हमारे क्रिएशन में एलियंस का हाथ है तो हम उनको एलियंस क्यों कहते हैं? ये बहुत बुरा है। वो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है जिससे मिलने के लिए हम आज भी रेडी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 2020, ये मेरे शब्द हैं, 2020 में भी रेडी नहीं है। तो खैर ये तो पुरानी बात थी। जरूरत है कि हम अपना माइंड सेट, हमारा माइंड है जो वो ओपन रखें, यानी हम हमारे दिमाग में ऐसी जगह छोड़ें जो इन चीज़ों को समझ पाए और स्वीकार पाए, ताकि आने वाले समय में जब हम परग्रहियों से मिलें तो हमें हमारे अंदर डर, किसी तरीके का डर का भाव ना हो, बल्कि हमें इतनी समझ हो कि परग्रही हैं और ये सच्चाई है और हमें स्वीकार करना है। और जब वो हो जाएगा तो फिर तो क्या कहने, हम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, और हमारी जो पहुंच है ना बल्कि वो अनंत ब्रह्मांड में बहुत दूर तक पहुंच जाएगी, बल्कि हमारा जो जन्म है वो सही मायनों में सफल भी हो जाएगा। In traditional science, I guess I speak out openly and bluntly about this because I feel so strongly about it. I violate my security oath every time I speak about it. I do it intentionally and I do it on purpose because I feel so strongly that the American people not only have a right to know the truth, but they have a need to know the truth. The truth, Don, apparently is simply this, that we're not alone, we've never been alone. We are apparently part of an infinite universe filled with intelligent life. I find that exciting. It doesn't frighten me. The SHAPE study concluded in '64 that if they, whoever they were malevolent or hostile, that they could have taken this planet and cleaned it up and eliminated us, turned us into dog food or whatever, a long, long time ago. That the historical evidence indicates that they've been with us a long time, and I've concluded that we had what I like to call an intimate interrelationship with at least one of those groups, the group that looks exactly like we do. And that point is I don't like the word alien. I don't think the term alien is appropriate at all here. I like to refer to them as family. We're related to them. I think they had a hand in our being here. And I think the time has come where we're about to meet our extended family. It's going to be very soon. And the people are not ready. And one of the reasons I do speak out so bluntly and so openly is if in some small way I can help people get prepared for this. Because I believe that this reality, once we have accepted it and understood it and gone beyond the fear, will bring about an expansion of consciousness in the human race that will truly help us and prepare us to go out there and take our rightful place in that infinite community of life. तो दोस्तों ये था इस श्रृंखला का पहला एपिसोड, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हमारे महाखुलासे की ओर, जिसमें हम वीडियो एविडेंस भी देखेंगे
और जिससे कि हम आसानी से समझ पाएंगे कि क्या हकीकत है एलियंस और यूएफओस की। तो ज़रूरत है थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य रखने की, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल सब्जेक्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये सारी बातें आसान और सरल भाषा में समझा सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले सनसनीखेज और रहस्य से भरे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं हूं आपका होस्ट राजेश। नमस्कार और जय हिंद।